विषय हिंदी। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। कक्षा 9वीं पाठ 21वां क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो पहले हम जो लेखक है उसी की चर्चा करें। लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जन्म सन 1911 ईस्वी सन, निधन सन 1927 ईस्वी सन। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञे जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। तो हमारा जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, उनके बारे में उसकी पारिवारिक परिस्थिति अगर हम देखें कि उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसैया कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। कारागार मतलब जेल। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में भी काम किया। अज्ञे जी विद्रोही व्यक्तित्व रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई उपन्यास माना जाता हो तो वही शेखर एक जीवनी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते थे। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार भी उसे मिला था और वही साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। भग्नदूत, चेंता, इत्यल, हरिघास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुण, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया है। अब हम इस पारिवारिक बचपन उनकी रचना के बाद अब हम इस पाठ में क्या है वही देखें। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने क्रांतिकारी शेखर का बचपन इस टाइटल के माध्यम से यहाँ पर शेखर का बचपन प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। किसमें से लिया गया है तो के शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र इसमें है। जीवन का चित्रण कॉलेज तक का शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। यह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोध भी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक भी है।
अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती, बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। तो सन 1940 में गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। स्वदेशी आंदोलन में भी इसी का एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना था। इस पाठ के नायक शेखर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस पाठ में उसी को प्रस्तुत यहाँ पर हमारे लेखक ने किया है। तो अब हम पाठ के बारे में देखें तो ये जो शेखर है वही असहयोग का एक लहर उसी जमाने के अंतर्गत देश में बह रहा है। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा है। जब नहीं वह बह पाया तब हाथों से खेकर वे अपने को वे बहाने लगा। तो चारों तरफ इस प्रकार असहयोग का आंदोलन चल रहा था। उसी जमाने में भी हमारा शेखर भी इस असहयोग के आंदोलन में इस प्रकार वे जुड़ना चाहते हैं। उसने विदेशी कपड़े को उतार कर रख दिए। 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे, वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर क्या था तो कि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थी बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की एक समवेत पुकार उस तक पहुंची। उसके पास विदेशी कपड़े थे लेकिन वो तो उतार कर छोड़ दिए थे और वे ऊपर जाकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता। तब एक समवेत पुकार, समवेत का अर्थ होता है समान। समवेत का अर्थ क्या होता है? समान। वही पुकार क्या थी तो के गांधी का बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला। बोलबाला, बोलबाला मतलब यहाँ पर एक प्रकार की प्रसिद्धि। बोलबाला का अर्थ प्रसिद्ध। दुश्मनों का मुंह काला, मुंह काला होना। दुश्मनों का मुंह काला होना, दुश्मनों का मुंह काला होना मतलब कलंक, एक प्रकार का बदनाम होना। मुंह काला होना एक मुहावरा है, बदनाम होना। तो जब जब वे इस प्रकार ये समान पुकार वे सुनते हैं, इससे आगे वह जा भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे शेखर के पास कोई पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। इसके आगे वह जा भी नहीं सकता। घर से अनुमति भी नहीं थी। अनुमति मतलब इजाज़त, रजा, परवानगी। अनुमति का अर्थ इजाज़त, परवानगी अथवा छुट्टी। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था। अंकुश, नियंत्रण। अंकुश का अर्थ नियंत्रण। निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरे में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकर के पास ही रहता था। वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। अब शेखर ने कौन सा काम किया कि जो विदेशी कपड़े थे घर में सारे इकट्ठे किए, तेल लगाकर एक पीपा लेकर इस पर छांट कर आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। क्या गाने लगा था कि गांधी जी का बोल बोला दुश्मनों का मुंह हो काला।
थोड़ी ही देर में माँ आई। थोड़ी ही देर में माँ आई तो क्या हुआ? तो वहाँ पर वे इस प्रकार माँ आई तो वहाँ पर वे जो कपड़े थे घर पर वे इस प्रकार जलाते हुए उसकी जो खाक थी वो चारों तरफ उड़ रही थी। माँ ने सारा दृश्य देखा और थोड़ी ही देर में माँ आई। थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारे नसे नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आंतक भरा है। प्रभुत्व नहीं है, आंतक, एक प्रकार का गुस्सा, स्वदेशी चीज का वे प्रयत्न कर रहा है। विदेशी वस्तुओं को जलाना चाहते थे। पुरानी बातें भी याद आई, नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी से बातें करने को कहा करते थे। पिता हमेशा अंग्रेजी लोगों के हिमायती थे। बार बार वे अपने पुत्रों को, शेखर को, भाई को अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा करते थे, लेकिन हमारा शेखर मानने वाला नहीं था। यह भी कि शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया मतलब देखभाल करने वाली स्त्री। आया का अर्थ क्या होता था? आया एक देखभाल, घर के बच्चे को देखभाल करने वाली स्त्री, उसे हम क्या कहते हैं? आया। तो वही भी उसे अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य करती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी भी था। दिन भर शेखर और भाई सारे दिन वही एक अंग्रेजी अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाना चाहे कुछ नहीं, लेकिन वे क्या करता था तो कि दिन भर अंग्रेजी की ही शिक्षा क्या करते थे? समग्र दिन भर वे अंग्रेजी की शिक्षा देना चाहते थे। और शेखर ने देखा कि मातृभाषा वह है जो हमें सबसे पहले सीखे तो है, लेकिन अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही इसकी माँ है। उसके आत्माभिमान बहुत सख्त धक्का लगा, जिसमें द्रोणित समझता हूँ उसे विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना प्रारंभ कर दिया और वे बातचीत से भी हिंदी बोलने की चेष्टा करने लगा, अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। वे धीरे धीरे इस प्रकार अंग्रेजी आदतों को दूर करने का प्रयास कर रहा था और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने को और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना भी आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृतियाँ भी ताज़ी थी, इसीलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो जो की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र, भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरे गाल आगे कर देना, सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था
स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। तो यहाँ पर शेखर ने इस प्रकार हिंदी में ही नाटक लिखने का प्रारंभ कर दिया और अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी चीज़ वस्तुओं को छोड़ देने के लिए उसे यहाँ पर प्रयास कर रहा था। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसीलिए उसने अपना यह नाटक अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, खुद सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती है, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही क्या किया है, तो बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने शेखर के जो पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे, वहाँ पर क्या हुआ था कि बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास के एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अंग्रेजी टोपी और स्वर में एक अहंकार। शायद वह अपनी अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। बाद में यहाँ पर लेखक शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, उसके उत्तर नहीं दिया। कुछ इसीलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करना वे झिझकता था। झिझकना मतलब डरते थे, इसीलिए कदाचित तो वे कुछ न बोले। इस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। अंग्रेज बच्चे तो समझ रहे थे कि मेरे सामना करने वाला कोई नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, आई एम समथिंग मान रहा था। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसके तनिक और रोब में कहा, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? फिर शेखर के सामने इस प्रकार अंग्रेजी में बोलने लगा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता, क्योंकि यहाँ पर शेखर के पिता साथ में है। पिता अंग्रेजी भाषा का आग्रही है, शेखर अंग्रेजी भाषा का विरोधी है, इसीलिए वे कुछ न बोल पाए। उसके मन में यह संदेह उठ रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसकी घृणा से लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई न मिला। वे अंग्रेजी जो लड़का है वो इस प्रकार वही शेखर के सामने देख रहा है, कोई उत्तर न मिला। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? वे अपने शेखर को कहने लगा गुस्से में आकर कि आप जवाब क्यों नहीं दे देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। शेखर को अच्छा न लगा अंग्रेजी में बोलना। पिता ने कहा इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गए तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? फिर वे कुछ न बोला।
तो यहाँ पर इस प्रकार शेखर की जो बात है, दोनों पिता और पुत्र इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी मतलब अशिष्टता करने से बच गया। गुस्ताखी मतलब अशिष्टता करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। माँ के सामने भी पिता ने फरियाद की कि शेखर कुछ न बोला, लेकिन ये हमारा शेखर सब कुछ अच्छी तरह सुन लेते थे, कुछ बोल न सका। इस बात से हमें पता चलता है कि हमारा शेखर विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु, विदेशी चीज़ से कितना बहिष्कार कर देता है और स्वदेशी चीज़ों का एक आग्रही है, हिमायती है, उसी का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत क्रांतिकारी शेखर का बचपन जो टाइटल है, उसमें शेखर क्रांतिकारी सच्चे अर्थ में है, ऐसा भाव इससे हमें मिलते हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग में से एक पाठ लिया गया है। अब हम ये पाठ पूर्ण करते हैं। शब्दार्थ हमें देखें। टिप्पणी, शैशव मतलब बचपन, बोलबाला, अति प्रसिद्ध, अनुमति, सहमति, अंकुश, नियंत्रण, परित्याग, बहिष्कार। मुहावरे हैं कुछ एक, मुँह काला होना, बेइज्जती होना, तृणा, नफरत, बाध्य, विवश। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न भी देख रहे हैं। एक एक वाक्य वाले निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? शेखर ने बाहर घूमने जाना क्यों छोड़ दिया? तो उत्तर होता है, शेखर ने बाहर घूमने मिलना जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देसी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे, इसीलिए उसने बाहर घूमना छोड़ दिया। दूसरा प्रश्न है, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? तो उत्तर होता है, शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। एक नाटक का लेखक होने की पुकार उसके मस्तिष्क में पहुंचती थी। तीसरा प्रश्न है कि शेखर ने आग कैसे जलाई? शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लगाकर उससे आग जलाई। चौथा प्रश्न हमारा है कि शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? तो यहाँ पर शेखर इस प्रकार गला खोलकर गाने लगा है, गांधी जी का बोलबाला, दुश्मनों का मुंह काला। पांचवा प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी नाटक ने जवाब में क्या कहा? तो जवाब है, अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? तो इस प्रकार एक एक वाक्य वाले प्रश्न हमने देखे। इसी प्रकार 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर 6 दिए गए हैं, वो भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसके बाद सविस्तार उत्तर दीजिए, वो भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई? दूसरा प्रश्न है, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तीसरा, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथा, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया?
क्यों। तो इस प्रकार एक एक वाक्य वाले प्रश्न, 2-3 वाक्य वाले प्रश्न और सविस्तार उत्तर दीजिए। वही प्रश्न आपको अच्छी तरह से अपनी नोट्स में लिख लेना। इसके बाद आई बात व्याकरण की, तो विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब विरोधी। विलोम का अर्थ क्या होता है? विरोधी शब्द। विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द है सहयोग, विरोधी असहयोग। दूसरा विदेशी, विरोधी शब्द स्वदेशी। तीसरा शब्द है बाहर, भीतर। चौथा दुश्मन, दोस्त। पांचवा अंकुश, निरंकुशता। इसके बाद समानार्थी शब्द लिखिए। अनुमति, आज्ञा। दूसरा कष्ट, तकलीफ। तीसरा निरंतर, लगातार। चौथा आज़ाद, स्वतंत्र। तो इस प्रकार यहाँ पर मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। मुंह काला होना तो बदनाम होना। इस प्रकार यहाँ पर ऐसे प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से देना होगा। नोट में आपको लिखकर यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के सविस्तार उत्तर देकर अच्छी तरह से कापी में लिख लेना। और जहाँ पर फुर्सत मिले तब वही पाठ का आपको अध्ययन कर